हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2021 में नए पैटर्न के हिसाब से जो प्रश्न पत्र आएगा उसका डय भाग है, जिसमें स्रोत आधारित पाँच अंकों के 3 प्रश्न हम आपके पास लेके आए हैं। तो पार्ट ई में जैसा कि आप जानते हैं 5 या 15 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं। तो अगर आप 90+ अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरी सीरीज जिसमें मैं आपके बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करा रहा हूँ उसको पूरा देखिए। और इसी सीरीज का जो ये 11वां वीडियो है। अगर आपने अभी तक बाकी के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर या प्लेलिस्ट पर जाकर भी इनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 27 से जो आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे 27, 28, 29 3 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें 27वां क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए स्रोत का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके पश्चात दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ इसका जो शीर्षक है सोर्स का वो है सम्राट के अधिकारी क्या क्या कार्य करते थे। तो सोर्स है कि मैगस्थनीज के विवरण का एक अंश यहाँ दिया गया है। इसमें कहा गया कि साम्राज्य के महान अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख और भूमि मापन यानी कि ज़मीन को नापने का काम करते थे, नदियों की देखभाल करते थे, जैसा कि मिस्र में होता था। तो मिस्र में भी इसी प्रकार जो अधिकारी होते थे साम्राज्य के, वो नदियों की देखभाल और ज़मीन की पैमाइश करते थे, उनके नाप लेते थे ताकि उन पे कर लगाया जा सके। कुछ प्रमुख नहरों से उपनहरों को यानी कि नहर में से जो छोटी नहरें निकाली जाती हैं के लिए छोड़े जाने वाले पानी के मुख्य द्वार का निरीक्षण करते हैं। यानी कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो नहरों से जो खेतों के लिए उपनहरों द्वारा पानी छोड़ा जाता है सिंचाई के लिए, तो वो उनका भी निरीक्षण करते हैं ताकि हर स्थान पर पानी की समान आपूर्ति हो सके। तो इस तरह के ये कार्य होते हैं। अब यही अधिकारी जो है शिकारियों का भी संचालन करते हैं और शिकारियों के कृत्यों के आधार पर यानी कि उनके कामों के आधार पर या तो उन्हें इनाम या दंड देते हैं। वे कर वसूली करते हैं और भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का निरीक्षण करते हैं। साथ ही लकड़हारों, बढ़ई और लोहारों और खनन करता मतलब जो खानों के अंदर खुदाई का काम करते हैं उनका भी वो निरीक्षण करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है आपका एक सोर्स है। इसमें आपको देखना है कि अधिकारियों की नियुक्तियां किस वजह से की जाती थी और वो क्या क्या कार्य करते थे। इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन जो है आगे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस उद्देश्य के लिए सम्राट के अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो इसका उत्तर होगा अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गई थी। यानी कि इस किन वजहों से इनको अपॉइंटमेंट दिया गया था। तो उसमें पहला है नदियों की देखरेख यानी कि नदियों का ध्यान रखने के लिए, उनके पानी का ध्यान रखने के लिए। और दूसरा है पानी के मुख्य द्वार का निरीक्षण करने के लिए, यानी कि नदियों से जो नहरें निकाली गई थी उनका जो मेन एंट्रेंस गेट होता था, जो पानी उसमें नहरों में कितना छोड़ा जाना है उनका निरीक्षण करना इनका काम होता था, जैसा कि आजकल भी सिंचाई विभाग या इरिगेशन डिपार्टमेंट करता है। तीसरा जो होता था शिकारियों का संचालन और शिकारियों के कृत्यों के आधार पर उन्हें दंड या इनाम देना, ये कार्य भी अधिकारियों का होता था। और चौथा है कर वसूली करना यानी कि टैक्स वसूल करना, उनसे लगान वसूल करना। और पांचवा होता था भूमि से जुड़े जो व्यवसाय यानी कि कार्य होते थे, उनसे रिलेटेड जो भी काम होते थे उनका भी निरीक्षण करना। और छठा था लकड़हारों यानी कि लकड़ी का काम करने वाले, बढ़ई यानी कि खातियों का, और लोहार जो लोहे का काम करते थे, और खननकर्ता जो खानों में काम करते थे उनका भी निरीक्षण करना यानी कि इंस्पेक्शन करना। तो ये सब कार्य जो है सम्राट के अधिकारियों के होते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है अधिकारियों द्वारा किए गए व्यवसाय के प्रकार को स्पष्ट कीजिए। यानी कि वो क्या क्या कार्य करते थे उनको स्पष्ट करना है। तो इनके 2 कार्य मुख्य होते थे, पहला होता था निरीक्षण करना और दूसरा होता है संचालन करना यानी कि ऑपरेट करना, यानी कि कार्यों को किस तरह से संचालित करना है और उनके ऊपर नज़र कैसे रखनी है,
ये सब कार्य जो होते थे अधिकारियों के होते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करने की क्या आवश्यकता थी? तो इसका उत्तर होगा कि कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करने की आवश्यकता इसीलिए थी ताकि साम्राज्य में शांति रहे और जनसाधारण को किसी प्रकार का कष्ट न हो, जैसा कि सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों शिलालेखों में वर्णन किया है। वो अपने अभिलेखों में लिखते हैं कि इस सम्राट को पिता की तरह अपनी प्रजा की देखभाल करनी चाहिए, इसीलिए वो उनके लिए कार्य करने वाले कर्मचारी जो थे उनका निरीक्षण जो है वो आवश्यक रूप से किया करते थे। अगला जो क्वेश्चन नंबर 28 में जो सोर्स आएगा, स्रोत आएगा, वो इस प्रकार है। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसका शीर्षक है अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड अंडर अकबर रूल। तो गद्यांश इस प्रकार है कि आइन में वर्गीकरण के मापदंड की निम्नलिखित सूची दी गई है। मापदंड का मतलब किस तरह से उनको जाँच की जाती है, तो किस तरह से उसको जो ज़मीन का क्लासिफिकेशन हुआ था, वर्गीकरण हुआ था, उसको किस प्रकार से देखा जाता था। तो अकबर बादशाह ने अपनी गहरी दूरदर्शिता के साथ ज़मीनों का वर्गीकरण किया और हर एक वर्ग, यानी कि जो अलग अलग भागों में बांटे गए थे जो वर्ग थे, वो हर एक वर्ग में आने वाली ज़मीन के लिए अलग अलग राजस्व निर्धारित किया कि कौन ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन पे अधिक और जो कम उपजाऊ ज़मीन थी, जहाँ उपज कम होती थी, वहाँ से उसी अनुपात में कम कर लिया जाता था। तो सब पे एक जैसा कर व्यवस्था नहीं थी, ये अकबर की दूरदर्शिता थी। ओलज वह ज़मीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती थी, यानी कि लगातार उस पर खेती होती रहती थी और कभी भी कृषि कार्य को जो है रोका नहीं जाता था, यानी कि सालाना फसलें उस पर ली जाती थी और कभी भी इसको खाली नहीं छोड़ा जाता था। तो ये सबसे उत्तम किस्म की जो भूमि थी वो मानी जाती थी ओलज। और दूसरी तरह की जो भूमि होती थी वो होती थी परौती। तो परौती वह ज़मीन है जिसमें कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी, यानी कि एक आध दो सीजन के लिए या उससे अधिक समय के लिए जो खेती उसमें नहीं की जाती थी, ताकि भूमि जो है अपनी खोई हुई ताकत को पुनः पा सके, यानी कि उस अपने उर्वरता को दोबारा से हासिल कर सके। तो चच्चर वह ज़मीन है जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती थी, यानी कि ये परौती से कम उपजाऊ ज़मीन होती थी और ये अपने जो उर्वरता है पाने में काफ़ी ज़्यादा समय लेती थी, तो ये 3 से 4 वर्षों तक खाली पड़ी रहती थी। बंजर वह ज़मीन है जिस पे 5 या उससे ज़्यादा वर्षों तक खेती नहीं की गई हो, यानी कि ये सबसे जो है बेकार किस्म की ज़मीन होती थी, जो खेती के लिए बिल्कुल ही अनुपयुक्त ज़मीन होती थी। बंजर का मतलब जहाँ पे फसल ना के बराबर होती हो। तो पहले 2 प्रकार की ज़मीन की 3 किस्में हैं, अच्छी, मध्यम और ख़राब। यानी कि पहले 2 प्रकार की जो पोलज और परौती जो भूमि है जो कि ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती थी, इनकी भी 3 किस्में बनाई गई, ये अच्छी, मध्यम और ख़राब। तो मतलब इनको भी अलग अलग 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया और वे हर किस्म की ज़मीन के उत्पाद को जोड़ देते हैं और उसका तीसरा हिस्सा मध्यम उत्पाद माना जाता है, यानी कि वो जितने भी ज़मीन में उत्पादन होते थे उसको एक बार जोड़ लेते थे अलग अलग तरह के, और जो उसका जो एवरेज निकाला जाता था वो तीसरा हिस्सा जो है वो मध्यम उत्पाद माना जाता था। तो जिसका जो 1/3 हिस्सा जो है वो शाही शुल्क माना जाता था, यानी कि लगान माना जाता था। तो ये जो है अकबर के भूमि के वर्गीकरण का एक तरीका था जो उन्होंने अपने दीवान टोडरमल की मदद से किया था। तो अब इस पे ऊपर प्रश्न है। पहला है, चच्चर भूमि 3 से 4 वर्षों तक खाली क्यों छोड़ी जाती थी? जैसा कि हमने गद्यांश में पढ़ा है कि ये भूमि जो है लंबे समय के लिए 3-4 वर्षों तक खाली छोड़ दी जाती थी, उसके क्या कारण थे? तो इसका उत्तर है कि चच्चर भूमि 3 से 4 वर्षों तक खाली छोड़ी जाती थी ताकि वह अपना जो प्राकृतिक उपजाऊपन है उसको पूरी तरह से पा ले।
क्वेश्चन नंबर 2 है, इस वर्गीकरण के आधार को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार दिया जाएगा कि वर्गीकरण का आधार जो है वो भूमि का उपजाऊपन था, यानी कि वर्गीकरण का आधार जो है भूमि के उपजाऊपन पर आधारित था, ताकि उपज के आधार पर ही उस पर लगान लगाया जा सके। सबसे एक जैसा लगान वो नहीं लेते थे, जहाँ अधिक उपज होती थी वहाँ से कर अधिक लिया जाता था, और जहाँ फसल बहुत कम होती थी वहाँ से लगान भी कम वसूल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या आप समझते हैं कि यह भू राजस्व का मूल्यांकन करने का मजबूत आधार था? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि यह राजस्व का मूल्यांकन करने का मजबूत आधार था, क्योंकि भूमि का वर्गीकरण करने में जो भूमि खराब होती थी या निम्न स्तर की होती थी वहाँ से कम राजस्व लिया जाता था। इसकी वजह से जनता के ऊपर कर का बोझ अधिक नहीं पड़ता था और वह आसानी से लगान दे सकते थे और वह अपने सम्राट से भी खुश रहते थे। अगला जो गद्यांश है वो क्वेश्चन नंबर 29 के रूप में आएगा कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश का जो शीर्षक है वो है विद्रोही ग्रामीण, यानी कि रिबल विलेजर। गद्यांश इस प्रकार है कि ग्रामीण अवध क्षेत्र से रिपोर्ट भेजने वाला एक अफसर लिखता है कि अवध के लोग उत्तर से जोड़ने वाली संचार लाइनों पर जोर बना रहे थे, यानी कि वो उन पे कब्जा कर रहे थे, और अवध के लोग गांव वाले हैं, यानी कि ज़्यादातर वहाँ पे ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं। ये गांव वाले यूरोपियों की पकड़ से बिल्कुल बाहर हैं और पल में बिखर जाते हैं, यानी कि इधर उधर गायब हो जाते हैं या उनमें फूट पड़ जाती है और पल में वो फिर से जुट जाते हैं, यानी कि इकट्ठे हो जाते हैं। तो शासकीय अधिकारियों का कहना है कि इन गांव वालों की संख्या बहुत बड़ी है और इनके पास बाकायदा बंदूकें हैं, यानी कि ये गांव वाले जो हैं संख्या में अधिक तो हैं ही, लेकिन वो निहत्थे नहीं हैं, उनके पास अपनी बंदूकें भी हैं, यानी कि वो हथियारबद्ध हैं। और इसका जो क्वेश्चन है इस पे आधारित वो क्वेश्चन है कि इन गांव वालों से व्यवहार करने में अंग्रेज़ों के सामने आने वाली समस्याओं की परख कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि गांव वालों से व्यवहार करने में अंग्रेज़ों के सामने आने वाली समस्याएं निम्नलिखित थी। पहला है कि लोग पल में बिखर जाते हैं और पल में जुड़ जाते हैं, यानी कि उनको समझ पाना बहुत ही मुश्किल कार्य था। और दूसरा जो है उनका वो ये है कि उनकी संख्या भी बहुत बड़ी थी और वो सारे के सारे हथियारबद्ध थे, यानी कि उनके पास बाकायदा बंदूकें हैं, वो हथियारबद्ध हैं। तो इस तरह से ये 3 वजह थी जिनकी वजह से अंग्रेज़ों को उनको समझ पाना बहुत मुश्किल था। तो उपयुक्त कारणों की वजह से गांव वालों पर नियंत्रण करना कठिन कार्य था। तो ये वजह थी कि गांव वालों से अंग्रेज़ जो है वो घबराते थे। दूसरा क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ों के प्रति अवध के लोग विद्रोही क्यों थे? कारण की परख कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि अवध के लोगों में अंग्रेज़ों के प्रति विरोध की भावना के कारण निम्नलिखित थे। पहला ये है कि नवाब वाजिद अली शाह को कुशासन का आरोप लगाकर निष्कासित कर दिया गया था और उनको ये कह दिया गया था कि आपको प्रशासन संभालना नहीं आता है, जबकि ये सारी वजह जो है सहायक संधि की वजह से थी, क्योंकि अब नवाब के पास अब सेना नहीं होती थी, जिसकी वजह सेना या पुलिस ना होने की वजह से वो जो विद्रोह होते थे उनको दबा पाने में असफल रहते थे। अंग्रेज़ों का विचार था कि नवाब लोकप्रिय नहीं थे, मगर सच यह था कि लोग उन्हें दिल से चाहते थे और जब वे अपने प्यारे को लखनऊ से विदा कर रहे थे तो बहुत से लोग विलाप करते हुए कानपुर तक उनके पीछे चले गए थे। तो इससे ये पता लगता है कि अगर वो लखनऊ से कानपुर तक जनता का बहुत बड़ा जो दल है उनके पीछे पीछे जा रहा है, तो इसका मतलब प्रजा जो है वो उन्हें बहुत प्यार करती थी और उनमें वो लोकप्रिय भी थे। दूसरा जो कारण है कि नवाब के निष्कासन से दुख और अपमान के एहसास को प्रेक्षकों ने दर्ज किया है कि देह से जान जा चुकी थी। ये कहा जाता है कि देह से यानी कि शरीर से जान जा चुकी थी और शहर की काया बेजान थी। ऐसा कहा गया कि शहर जब वाजिद अली शाह शहर छोड़ के लखनऊ जा रहे थे, उनको कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया था, तो कह रहे थे कि देह से जान जा चुकी थी और शहर की काया जो है यानी कि लखनऊ शहर जो है वो बेजान हो गया है। एक लोकगीत में इस प्रकार शोक व्यक्त किया गया है कि अंग्रेज
अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क ले लीनो। मुल्क का मतलब राज्य से है यहाँ के, कि अंग्रेजों ने आए और उन्होंने अवध का राज्य हमसे छीन लिया। तीसरा है कि नवाब को हटाने से दरबार और उसकी संस्कृति भी खत्म हो गई थी, कि नवाब जो थे बहुत से दरबारियों को और कलाकारों को संरक्षण दे रहे थे, और कलाकारों के वो कदरदान थे, तो उनके चले जाने से या वहाँ से निष्कासित हो जाने पर ये सब लोग भी बेरोजगार हो गए थे और संस्कृति और कला की कद्र भी खत्म हो गई थी। आखिरी क्वेश्चन है इस स्रोत पर आधारित, वो क्वेश्चन नंबर 3, कि अंग्रेजों ने विद्रोहियों का दमन किस प्रकार किया। तो इसका उत्तर होगा कि अंग्रेजों ने दमन निम्नलिखित प्रकार से किया। पहला है कि उपद्रवों को शांत करने के लिए फौजियों की आसानी के लिए कई कानून पारित किए गए थे। नए नए कानून बनाए गए ताकि उनको उपद्रवों को नियंत्रित किया जा सके, और उनको ज़्यादा अधिकार दिए गए पुलिस और सेना को। दूसरा ये है कि इन कानूनों के द्वारा न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ, एक तरह से इमरजेंसी होती है, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, तो फौजी शासन कहते हैं वैसे इसको, बल्कि फौजी अफसरों को यहाँ तक कि अंग्रेज़ों को भी हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनको सज़ा देने का अधिकार दे दिया गया। यानी कि सेना के अफसरों को, यहाँ तक कि जो सिविलियन अंग्रेज़ थे वो भी हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाकर उसकी सुनवाई कर सकते थे और सज़ा भी दे सकते थे। तो एक तरह से ये हो गया कि जो अंग्रेज़ या अंग्रेज़ भक्त थे या अंग्रेज़ों के अधिकारी थे वही सर्वे सर्वा और सरकार हो गए थे, और भारतीयों को सज़ा देना और उनको दंडित करना जो आसान करने के लिए उन्होंने उनको विशेषाधिकार प्रदान करे। तीसरा ये है कि ब्रिटेन से सेना की नई टुकड़ियां मंगवाई गई ताकि ये टुकड़ियां जिनमें भारतीय नहीं होंगे उन विद्रोहियों को आसानियों से जो है नियंत्रित कर पाएंगे। और चौथा है कि सैनिक शक्ति का भयानक पैमाने पर उपयोग किया गया और उनका जो है सिविल वार को या ये विद्रोह जो था उसको रोकने के लिए प्रयोग किया गया। इस अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक आदि पर हर जगह आप शेयर करने की कोशिश करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।